कह रहे करना है तो वो राठौर जी कह रहे करना है कर दीजिए, उसमें क्या है? वो सब आगे सुनो आगे। एक मिनट, अभी सब लोग नहीं आए, 2 मिनट में बोल बात है। सुनो हमारे बच्चे देखो अमृत जी आपके बंदी चले गए। वो गए नहीं गए, बात हो गई, गए एयरपोर्ट गए। जहाज है उनका, आप करेंगे, बताइए क्या कहना। आप करेंगे। हमको तो संजय ने कहा आप बैठ लो ना, आप बैठिए आप करेंगे। एक तो आपकी नई गठित हुई क्या है कौन से 54 गाँव है सर। ठीक हाँ, लोग गायब क्यों हैं? अरुण कुमार जी बाइक चलोगी क्या बिफोर टाइम आ गए क्या हम लोग? 10 हो गया मेरा शुरुआत वाले हैं? आ गए लोग शुरुआत वाला। हाँ, शुरुआत वाले हैं, मेरे को जल्दी निकाली जाए। अच्छा, सूचना थी नहीं। अरे कैबिनेट मीटिंग बिना किसी के कहाँ होती है? अच्छा, बिना आप लोगों के काहे की फिर बिना आप लोगों के तो अधूरा है ना। तो अच्छा, नहीं, अभी शाही जी हैं। अभी शाही जी आ रहे हैं। हाँ जी टोटल कितने प्रस्ताव? टोटल 30 30 नहीं, 2 बार नहीं हुए, आज 2 एजेंडे थे। टोटल 30 प्रस्ताव करें शुरू और रुकना है, आए नहीं लोग। चलो मैं कह के चल रहे, बाद में आप कर लेंगे। 10-11 हम करेंगे। इलेक्ट्रिक हाँ, वाला और ये है लोन वाला। मैं 2 मेरे नोट कर लिए। मैं असल में मेरा समीक्षा बैठक लगी हुई है, फिर आप लोग करते रहेंगे। हाँ जैसा कि आप सब जानते हैं कि पूरे प्रदेश में पर्यटन की दृष्टि से बढ़ावा देने की तमाम योजनाएं देने का, पर्यटन सुविधा विकसित करने का काम प्रदेश सरकार कर रही है। और खास रूप से मथुरा वृंदावन के विकास के लिए वह ब्रज तीर्थ विकास परिषद निरंतर रूप से इसके लिए काम कर रही है। और पर्यटकों की सुविधा के लिए हम लोगों ने एक वृंदावन में प्रासाद योजना के अंतर्गत एक पर्यटन सुविधा केंद्र शुरू किया था, जिसका लोकार्पण माननीय प्रधानमंत्री के द्वारा 11 फरवरी 2019 को किया गया था। बहुत अच्छे परिणाम आए। वहाँ हमने बड़े टॉयलेट ब्लॉक, डॉर्मेट्री, खुला रसोई क्षेत्र, 56 बसों के पार्किंग की व्यवस्था, छोटी गाड़ियों की पार्किंग की व्यवस्था करी थी, जिसके बहुत अच्छे परिणाम आए। और परिणामों से पर्यटकों की संख्या में वृद्धि हुई और पर्यटकों को काफी सुविधाएं मिली। इसी से इसके अच्छे परिणामों को देखते हुए हम लोगों ने ग्राम अकबरपुर जैत NH-19 पे है ये, इसमें सिंचाई विभाग की भूमि पर, वहाँ सिंचाई विभाग का डाक बंगला बना हुआ था, बहुत जीर्ण शीर्ण स्थिति में वो लंबे समय तक पड़ा था अनुपयोग। जनपद मथुरा के अकबरपुर जैत, ये NH-19 है जो नेशनल हाईवे 19 मुख्य दिल्ली आगरा कानपुर कैलकाटा रोड, उसी मेन हाईवे पे सिंचाई विभाग का एक डाक बंगला जो लंबे समय से वहाँ अनुपयोगी था, उसका रकबा उपयोगी था, मतलब अनुपयोगी था, अनुपयोगी अब उपयोगी बनाया जा रहा है। उसके गाटा संख्या 685, रकबा 2.03 हेक्टर, उसको आज निःशुल्क रूप से सिंचाई विभाग ने हमारे उत्तर प्रदेश ब्रज तीर्थ विकास परिषद को
निःशुल्क देने का कैबिनेट ने निर्णय किया है और उसी को आज हम लोग 15 करोड़ की लागत से वहाँ यही जो वहाँ पर्यटकों की सुविधा हेतु टूरिस्ट फैसिलिटेशन सेंटर की स्थापना करने का काम करेंगे। उससे निश्चित रूप से पर्यटकों को बढ़ावा मिलेगा, सुविधाएं मिलेंगी और एक अच्छा एक माइलस्टोन ये साबित होगा NH-19 पर। दूसरा निर्णय ये हम लोग हमारे विभाग से संबंधित माननीय मंत्री परिषद ने लिया है कि मथुरा जनपद में कोसी कला के पास एक कोकला वन अंतर्गत शनि धाम है, वहाँ उसकी परिक्रमा मार्ग का निर्माण, टॉयलेट ब्लॉक का स्थापना, सोलर प्लांट की स्थापना करने का काम कराया जाना है। उसके लिए हम लोगों को 2.0112 हेक्टेयर जमीन वन विभाग की ली जानी थी, लेकिन इस शर्त पर वन विभाग में जमीन देने को सहमत था कि उसके बदले में उनको वृक्षारोपण के लिए अन्य जगह इतनी ही क्षेत्रफल की उपलब्ध कराई है। तो उसके लिए हमने गांव सभा की भूमि महावन के वन विभाग की जो हमने ली है भूमि, ग्राम माधौर की 2.11 हेक्टेयर भूमि गांव सभा की उन्हें हैंडओवर करने का काम माननीय कैबिनेट ने आज निर्णय लिया है। तो जो जमीन हमें उसका सर्किल परिक्रमा मार्ग और ये सुविधाएं पर्यटन सुविधा उपलब्ध कराने के लिए वन विभाग की हमने ली है, यानी ब्रज तीर्थ विकास परिषद को जो मिल रही है उतनी ही जमीन गांव सभा की हम वन विभाग को उपलब्ध कराएंगे ताकि वन क्षेत्र अपना डेवलप करने का काम कर सके। ये दोनों एक्सचेंज, जमीन का एक्सचेंज गांव सभा के और वन विभाग के बीच में करने का निर्णय माननीय मंत्रिपरिषद ने लिया है। इनसे मैं समझता हूँ कि कोकला वन में जो शनि धाम है, जहाँ लाखों की संख्या में प्रत्येक शनिवार जो तीर्थयात्री और हमारे श्रद्धालु आते हैं पूरे देश भर से, उनके लिए बहुत ही अच्छा ये बड़ा परिक्रमा मार्ग डेवलप हो जाएगा, जिससे श्रद्धालुओं की संख्या में वृद्धि होगी और पर्यटन की बेहतर सुविधाएं और डेवलप हो सकेंगी। ये दो निर्णय हम लोग बताएंगे, बाकी आगे का आप लोग करेंगे। धन्यवाद। निःशुल्क वो तो एक्सचेंज है, एक्सचेंज जमीन का एक्सचेंज है। बहुत बहुत धन्यवाद। एक महत्वपूर्ण जो किसानों के हित में है, अपने जो लघु सीमांत किसान हैं, संकल्प पत्र 2022 में ये हम सब घोषणा किए थे कि लघु सीमांत किसानों को सिंचन क्षमता के दृष्टि हम लोग उनको बढ़ाएंगे, उनकी क्षमता बढ़ाएंगे और किसान आत्मनिर्भर बनेगा। इसके लिए मुख्यमंत्री लघु सिंचाई योजना के अंतर्गत अपने संकल्प सरकार ने 5,000 करोड़ का प्रावधान किया है और 22-23 में 1,000 करोड़ रुपया मुख्यमंत्री लघु सिंचाई योजना के अंतर्गत बजट का प्रावधान किया है। इसमें नवीन कार्यों में पूर्व से निर्मित उथले नलकूप पर पंप सेट, हौज वाटर टैंक व जल वितरण प्रणाली, उथले मध्यम गहरे और गहरे नलकूपों पर सोलर पंप सेट और पठारी क्षेत्रों में ब्लास्ट वेल चेक डैम, मरम्मतकार चेक डैम और तालाबों के तालाबों पर भू स्तरीय सिंचाई हेतु सोलर पंप सेट एवं रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग आदि कार्यों का समावेश है। ये सभी कामों से किसान कृषक सिंचाई क्षेत्र हेतु आत्मनिर्भर होंगे और हम लोग 2 लाख से अधिक लघु सीमांत कृषकों को सिंचाई के दृष्टिगत आत्मनिर्भर बनाया जाएगा। ऐसा हम लोग सोचें कि पर वर्ष 2 लाख किसान, और मुख्यमंत्री लघु सिंचाई योजना से ही जो ये पाइप आदि गुणवत्ता सामग्री शासकीय जेम पोर्टल पर ही विभाग से केंद्रीकृत व्यवस्था के अंतर्गत जेम पोर्टल पर अनुबंध सामग्री भी और जेम पोर्टल पर ही ये सब किया जाएगा। मुख्यमंत्री लघु सिंचाई योजना के कारण जो ब्लास्ट वेल है, इसके कारण जहां हमारे पठारी क्षेत्र हैं वहां के किसानों को भी अब लाभ मिलेगा और एक तरह का वर्षा जल संचयन का वाटर रिचार्ज भी इन क्षेत्रों में किया जाएगा। इससे किसानों को बहुत लाभ मिलने वाला है, जिसकी हम कल्पना नहीं कर सकते। दूसरी योजना जो है हमारा ये
चौधरी चरण सिंह डलमऊ बी पंप नहर प्रणाली है। इसके माध्यम से किसानों को ये योजना के उपरांत 7,134 हेक्टेयर सींच की पुनर्स्थापना तथा 10,313 हेक्टेयर के अतिरिक्त सींच, इस प्रकार यह 17,747 सींच बढ़ेगी और 222 ग्राम पंचायतों की सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी और 40,000 कृषक इससे लाभ प्राप्त करेंगे। परियोजना के कमांड क्षेत्र में जो डार्क जोन है और उससे भी परियोजना को पूर्ण लाभ मिलेगा। भूगर्भ जल स्तर भी वृद्धि होगी और इस परियोजना से जन सामान्य को, जिसमें अधिकांश कृषक और पूर्ण रूप से कृषि पर निर्भर है, सिंचाई को सुनिश्चित और नियमित व्यवस्था होने से उत्तम फसल मिलने के कारण पारिवारिक आय वृद्धि होने पर जीवन स्तर भी बेहतर होगा। ये महत्वपूर्ण योजना है जिससे उन्नाव और रायबरेली के किसानों को इससे लाभ मिलेगा। इन दो महत्वपूर्ण योजना था सिंचाई विभाग का और आप सबका मैं करवा चौथ के अवसर पर हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। धन्यवाद। मैं कंटिन्यू करता हूँ इसमें। आप बोले, मैं साई जी। हाँ, मैं बोल लेता हूँ। अब मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी की अध्यक्षता में जो आज मंत्रिपरिषद की बैठक हुई है, ये मुख्यतया आज का दिवस किसानों को समर्पित रहा है और साथ साथ में कुछ नई नीतियों को बनाने का। अभी सिंचाई सुविधा की दृष्टि से हमारे जल संसाधन मंत्री जी ने आपके सामने प्रकाश डाले हैं कि दो महत्वपूर्ण फैसले सिंचाई की दृष्टि से हुए हैं। प्रदेश में अवर्षण और कमजोर मानसून और अतिवर्षा या बाढ़ के कारण जो क्षति हुई है, उस संदर्भ में उत्तर प्रदेश कृषि विभाग ने आज एक प्रस्ताव लाया था और उस प्रस्ताव के अंतर्गत जो सहमति प्राप्त हुई है कि चना और मसूर के हम 1.5 लाख मिनी किट निःशुल्क, 2.5 लाख मिनी किट किसानों को हम निःशुल्क उपलब्ध करवाएंगे। 1.5 लाख निःशुल्क मिनी किट मसूर का होगा, 1 लाख मिनी किट चना का होगा। मसूर 8 किलो एक किट के भीतर होगा, चना 16 केजी का किट होगा। तो इस प्रकार से 16,000 क्विंटल चने का, 12,000 क्विंटल मसूर का, 28,000 क्विंटल दलहन के बीज हम निःशुल्क किसानों के बीच में वितरित करेंगे और इस पर 32 करोड़ 64 लाख रुपए की धनराशि व्यय होगी। यह कार्यक्रम आज के बाद से तुरंत शुरू कर दिया जाएगा। सभी 75 जनपदों के भीतर इसका वितरण होना है, जहां पर वो 2 लाख हेक्टेयर प्राथमिकता में होंगे, जहां के किसान खरीफ का आच्छादन नहीं कर पाए थे या सूखे की वजह से उन्होंने अपने खेत को उलटना पड़ा या अतिवर्षा की वजह से उनकी दलहन की फसल खराब हुई है या बाढ़ की वजह से खराब हुई है और उससे बचता है तो शेष अन्य किसानों को। आपको ध्यान में होगा कि इसके पहले हमने सरसों और राई और तोरिया के भी मिनी किट के बारे में हमने आपके बीच में बात रखी थी। उसी कंटिन्यूएशन में इस कार्यक्रम को हम लोगों ने आगे की ओर बढ़ाया है। दूसरी एक महत्वपूर्ण निर्णय आज राज्य में प्राकृतिक खेती बोर्ड के गठन का हुआ है। माननीय मुख्यमंत्री जी की हम लोगों ने अपने चुनाव संकल्प पत्र के समय और सरकार बनने के समय भी इस बात को दोहराया था कि राज्य के भीतर मिशन प्राकृतिक खेती के मिशन मोड पर हम लोग संचालित करेंगे और उस बात को ध्यान में रखते हुए बुंदेलखंड के सभी 7 जनपदों के 47 विकास खंडों के लिए हमने अलग से प्रस्ताव लाए थे 68 करोड़ रुपए के 68 करोड़ कुछ लाख रुपए की धनराशि से। आज उसी के परिप्रेक्ष्य में हम लोगों ने इस बात का निर्णय किया है कि राज्य के भीतर एक प्राकृतिक खेती बोर्ड का गठन किया जाएगा। वह माननीय मुख्यमंत्री जी उसके अध्यक्ष होंगे, कृषि मंत्री उसके उपाध्यक्ष होंगे। कृषि विभाग, वित्त विभाग, कृषि विपणन, उद्यान और खाद्य प्रसंस्करण, पशुपालन, दुग्ध विकास, पंचायती राज, ग्रामीण विकास विभाग, सहकारिता विभाग, कृषि विभाग, वित्त विभाग, कृषि विपणन, उद्यान
एवं खाद्य प्रसंस्करण, पशुपालन एवं दुग्ध विकास, पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास, सहकारिता, सूक्ष्म एवं लघु उद्यम विभाग के मंत्री इसके सदस्य होंगे। इनके सभी के अपर मुख्य सचिव या प्रमुख सचिव भी उसका सदस्य होंगे और वर्ष भर में ये 2 बार इसकी बैठक माननीय मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में होगी। हर 6 माह पर उसकी कार्य योजना बनाए जाने की दृष्टि से और उसके क्रियान्वयन की समीक्षा की दृष्टि से मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश के अध्यक्षता में एक दूसरी बॉडी गवर्निंग बॉडी के रूप में बनेगी, जिसके कृषि उत्पादन आयुक्त तो भी सदस्य होंगे। साथ साथ में जितने विभागों की मैंने चर्चा किया है वो सारे विभागों के प्रमुख सचिव और सचिव उसके अपर मुख्य सचिव और प्रमुख सचिव उसके सदस्य होंगे। उसमें माननीय मुख्यमंत्री जी राज्य के 2 ऐसे प्रमुख किसान को नामित कर सकेंगे इस बोर्ड के भीतर, पहले वाले बोर्ड के भीतर, जिसमें जो प्राकृतिक खेती की विधा से किसान काम कर रहे हैं और ऐसे 2 कृषि वैज्ञानिकों को भी नामित करने का उनको अधिकार प्राप्त दिया गया है उसके भीतर। इसी तरीके से मुख्य सचिव के अध्यक्षता वाली समिति के लिए 2 किसान नामित करने का अधिकार कृषि मंत्री के पास होगा और एक तीसरी समिति इसकी मॉनिटरिंग और जमीनी इसके क्रियान्वयन की दृष्टि से जिला राज्य स्तरीय प्राकृतिक कृषि बोर्ड का गठन होगा, जो जिलाधिकारी की अध्यक्षता में होगा और उप निदेशक कृषि उसका सचिव होगा और इन्हीं विभागों के अधिकारी उसके भीतर शामिल होंगे। और राज्य के भीतर प्राथमिकता के आधार पर हम लोगों ने इस बात का निर्णय किया है कि नमामि गंगे कार्यक्रम योजना के अंतर्गत या परंपरागत कृषि योजना के अंतर्गत काम, साथ साथ में बुंदेलखंड के भीतर और हमीरपुर योजना के भीतर जो हमारा काम चल रहा है वो सब इस प्राकृतिक खेती बोर्ड के माध्यम से प्राकृतिक को आधारित प्राकृतिक खेती के ऊपर संचालन किया जाएगा। तीसरा निर्णय जो आज किसानों के पक्ष में हुआ है कि वो खरीफ के सीजन को में धान के क्रय के दृष्टि से नीतिगत जो निर्णय हम लोगों ने एक तय किया है। एक मिनट, ये खरीफ विपणन वर्ष 22-23 के मूल्य समर्थन योजना के अंतर्गत धान क्रय हेतु सहकारिता विभाग के नियंत्रणाधीन उत्तर प्रदेश कोऑपरेटिव फेडरेशन तथा उत्तर प्रदेश कोऑपरेटिव यूनियन लिमिटेड को राष्ट्रीयकृत बैंकों से अल्पकालिक ऋण लिए जाने की शासकीय गारंटी देने का फैसला किया है, जिसके अंतर्गत पीसीएफ को 4,000 करोड़ रुपए तक की गारंटी और पीसीयू को 800 करोड़ रुपए के, क्योंकि उनको वर्किंग कैपिटल की आवश्यकता होगी तो उसको धनराशि की व्यवस्था हो सके, इस दृष्टि से ये शासकीय गारंटी दिए जाने का फैसला हुआ है। बैंकों से जो प्राप्त होगा वो सिर्फ जो है वो धान खरीफ के क्रय के लिए ही वो लगाएंगे, उसको किसी अन्य वाणिज्यिक क्रियाकलाप के भीतर उस गारंटी को वो नहीं लगा सकेंगे या उनके ऊपर शर्त अधिरोपित की गई है। इन धनराशि को वापस किए जाने की जिम्मेदारी भी उनके ऊपर होगी। ये ऋण जो है वो 4 माह तक के लिए राज्य सरकार ने गारंटी लिया है। राज्य सरकार चाहेगी कि वो मितव्यता के आधार पर जो है वो समय से धनराशि को वो भुगतान बैंकों को करें, ये सुनिश्चित किया जाएगा। पीसीएफ और पीसीयू ऑनलाइन बिलिंग की व्यवस्था इसकी बनाएंगे और कोई यदि आवश्यकता होगी तो फिर माननीय मुख्यमंत्री जी जो विभागीय मंत्री जी हैं उनसे भी वो इस बात का परामर्श और अनुमति वो प्राप्त करेंगे। तीसरा प्रस्ताव 2022-23 में धान के समर्थन मूल्य पर क्रय करने का राज्य सरकार ने निर्णय लिया है। इस साल धान का क्रय कॉमन श्रेणी के धान को 2040 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से और ग्रेड ए हेतु 2060 रुपये प्रति क्विंटल के आधार पर निर्धारित किया गया है। ये धान के क्रय केंद्र
लखनऊ संभाग के 3 जिले हरदोई, लखीमपुर, सीतापुर तथा बरेली, मुरादाबाद, मेरठ, सहारनपुर, आगरा, अलीगढ़, झांसी मंडल के जो आने वाले जनपद हैं वहां पर 1 अक्टूबर 2022 से 31 जनवरी 2023 तक धान का क्रय किया जाएगा। इसी प्रकार से 1 नवंबर 2022 से 28 फरवरी 2023 तक 2 चरणों में होगा। कुछ क्षेत्रों के भीतर जो है वो 1 महीने बाद 1 नवंबर से प्रारंभ होगा, जिसमें लखनऊ, रायबरेली, उन्नाव तथा चित्रकूट, कानपुर, अयोध्या, देवी पाटन, बस्ती, गोरखपुर, आजमगढ़, वाराणसी, मिर्जापुर, प्रयागराज, ये 7 मंडल, 3 जनपद यहाँ के और 7 मंडल वो मिलकर के ये 1 नवंबर 2022 से लेकर के 28 फरवरी 2023 तक धान का क्रय करेंगे। इसमें धान के क्रय किए जाने का समय 9 बजे से लेकर के 5 बजे तक निर्धारित किया गया है। आवश्यकता पड़ेगी तो जिलाधिकारी उसको संशोधित कर सकेंगे। रविवार और गजेटेड हॉलीडे को छोड़ करके प्रत्येक दिन जो है वो धान का क्रय किया जाएगा। इस संदर्भ में 4000 क्रय केंद्र राज्य के भीतर स्थापित किए जाएंगे। खाद्य विभाग के 1350, पीसीएफ के 1500, उत्तर प्रदेश कोऑपरेटिव यूनियन के 550, राज्य कृषि आपको कैश नोट देंगे आप नोट के लिए इतना नोट कर सकते हैं। पीसीएफ के 1500, पीसीयू के 550, कृषि मंडी परिषद द्वारा 200, उपभोक्ता सहकारी संघ यूपीएसएस के द्वारा 200, भारतीय खाद्य निगम के द्वारा 200। इस प्रकार से ये धान क्रय किए करने की उनको क्रय केंद्र स्थापित किए जाने के लिए राज्य सरकार ने लक्ष्य निर्धारित किया है। इस संदर्भ में धान के क्रय का लक्ष्य एजेंसियों के अनुसार घटाया बढ़ाया जा सकेगा, ये आगे कारण दिए जाने पर इस बारे में निर्णय किया जा सकता है। जिलाधिकारी की अनुमति से ये किसानों के सुविधा अनुसार जो जहां पर क्रय किया जा सकता है वहां पर क्रय केंद्र स्थापित किए जाएंगे और एजेंसियों को ऐसे भवन के भीतर भी किराए पर लेने की अनुमति मिली है जहां पर 1000 मीट्रिक टन के भंडारण की क्षमता रखी जा सके। राज्य सरकार इस बात के लिए दृढ़ता के साथ इस बात की व्यवस्था कर रही है कि जो हम क्रय कर रहे हैं उसका भंडारण ठीक प्रकार से हो और उसका किसी प्रकार का नुकसान और क्षति न होने पाए। जी, धान कर क्रय का लक्ष्य 50 लाख मीट्रिक टन, 70 लाख है, जरा पूछ लिए तो कितना है। पिछले वर्ष से ज्यादा है, पिछले साल 50 लाख मीट्रिक टन था, 5 लाख बढ़ाए थे। लक्ष्य बता देता हूं मैं आपको, लेकिन पर्याप्त मात्रा में खरीद किया जाएगा। ये कोशिश होगी कि किसानों के द्वारा इसका क्रय ऑनलाइन कराया जा सके। सीमांत और लघु किसानों को इसके लिए प्राथमिकता देनी होगी। भारत सरकार के मानक जो इसके लिए निर्धारित हैं उन्हीं मानकों के आधार पर खरीद धान की जाएगी। एजेंसियों के द्वारा जैसे मैंने बताया कि भंडारण की उनकी समुचित व्यवस्था उनको करना होगा। एफपीओ को भी इनको ये बताता हूँ, एफपीओ को भी जो शर्तें निर्धारित की गई हैं उन शर्तों के अनुसार जो है वो उनको खरीद की अनुमति दिया जाएगा। 73 लाख मीट्रिक टन धान के क्रय का लक्ष्य रखा गया है। 1 मार्च 21 के पूर्व उनका पंजीकरण किया होना आवश्यक है। 1 मार्च 21 तक के पहले का पंजीकरण उस एफपीओ का होना चाहिए और उनकी कार्यशील पूंजी 50 लाख होनी चाहिए। ऐसे एफपीओ को ये इस बात की कुछ शर्तों के निर्धारित की गई हैं, उसके अनुसार इनकी अनुमति दी जाएगी। जो एजेंसियों के द्वारा जो क्रय केंद्रों पर 2 इलेक्ट्रॉनिक कांटा और 1 नमी मापक यंत्र, ये अनिवार्य रूप से मंडी समिति उसकी व्यवस्था करेगी। राज्य सरकार ने इस बार
मिलेट वर्ष 2023 के परिप्रेक्ष्य में इस बात का निर्णय किया है कि हम मक्के और बाजरे की खरीद भी इस खरीफ के मौसम में हम उसकी भी खरीद करेंगे और इस दृष्टि से मक्के का जो एमएसपी का रेट 1962 रुपए प्रति कुंटल निर्धारित किया है, बाजरे का 2350 रुपए प्रति कुंटल के हिसाब से खरीद होगी। मक्का के खरीद का लक्ष्य 1 लाख मीट्रिक टन रखा गया है और 100 क्रय केंद्र इसके स्थापित किए जाएंगे। बाजरा का लक्ष्य 50,000 मीट्रिक टन रखा गया है। 25 क्रय केंद्र मक्के की भी खरीद के होंगे। क्रय एजेंसियां इसके भंडारण की रख रखाव की इसकी व्यवस्था करेंगी। मक्के की खरीद बुलंदशहर, हापुड़, बदायूं, अलीगढ़, एटा, कासगंज, फिरोजाबाद, मैनपुरी, हरदोई, उन्नाव, कानपुर नगर, कानपुर देहात, कन्नौज, फर्रुखाबाद, इटावा, औरैया, गोंडा, बहराइच, श्रावस्ती, बलिया, जौनपुर, देवरिया, सोनभद्र और ललितपुर में होगी। ये कुल मिलकर के हो जाते हैं 25 जिले। 25 जिलों में मक्के की खरीद होगी। बाजरे की खरीद बुलंदशहर, बरेली, बदायूं, संभल, अलीगढ़, एटा, कासगंज, हाथरस, आगरा, मथुरा, मैनपुरी, फिरोजाबाद, कानपुर देहात, इटावा, औरैया, गाजीपुर, जालौन और प्रयागराज में की जाएगी। अठारह जनपद हो गए बाजरा की दृष्टि से। तो ये मैं समझता हूं कि आज का जो ये निर्णय है, विशेष रूप से मक्के और बाजरा का, ये प्रदेश में पहली बार इस प्रकार का व्यापक रूप से बाजरे और मक्के की खरीद का निर्णय हुआ है। अगला वर्ष जो है वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मिलेट वर्ष के रूप में मनाया जाना है और इसलिए राज्य सरकार ने इसको प्राथमिकता के आधार पर इसको भी खरीद का निर्णय किया है। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने। मित्रों, उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा दुग्ध उत्पादक राज्य है, इसलिए हम इस बार कैबिनेट में उत्तर प्रदेश दुग्धशाला विकास एवं दुग्ध उत्पादक प्रोत्साहन नीति 2022 लाए हैं। इससे संगठित क्षेत्र द्वारा मार्केटेबल सरप्लस दूध का मात्र 10% ही प्रसंस्कृत किया जाता था और इस नीति के आने से अब इसको 17% करेंगे। अतः दुग्ध प्रसंस्करण, दुग्ध उत्पाद निर्माण क्षेत्र में इससे निवेश की प्रबल संभावना बढ़ेगी। उत्तर प्रदेश दुग्धशाला विकास एवं दुग्ध उत्पाद प्रोत्साहन नीति 2022 प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से 1.25 लाख नए रोजगार सृजन का अनुमान है। प्रस्तावित नीति के प्रमुख उद्देश्य में प्रक्रियाओं का सरलीकरण कर प्रदेश में दुग्ध आधारित उद्योग की स्थापना को प्रोत्साहित करने के लिए अगले 5 वर्षों में 5,000 करोड़ के पूंजी निवेश के लक्ष्य को प्राप्त करना है तथा प्रदेश में दुग्ध प्रसंस्करण के स्तर को वर्तमान 10% से बढ़ाकर 25% तक ले जाना एवं दुग्ध प्रसंस्करण की स्थापित क्षमता को मार्केटेबल सरप्लस के 44% से बढ़ाकर
65% किया जाना है। प्रस्तावित नीति में FPO बटे MPC प्रदेश की सहकारी संस्थाओं एवं निजी क्षेत्र के उद्यमियों को नवीन दुग्ध प्रसंस्करण एवं दुग्ध उत्पाद विनिर्माण दुग्धशाला इकाई स्थापना एवं क्षमता का विस्तारीकरण करना तथा न्यूनतम 25% की वृद्धि करना, नवीन पशु आहार पशु पोषण उत्पाद निर्माणशाला इकाई की स्थापना एवं क्षमता विस्तारीकरण, विद्यमान क्षमता में न्यूनतम 25% की वृद्धि, सूक्ष्म लघु उद्यम क्षेत्र के अंतर्गत मूल संवर्धित दुग्ध उत्पाद जैसे चीज, आइसक्रीम इत्यादि का निर्माण करने वाली नवीन इकाइयों की स्थापना, नवीन डेयरी तकनीक, सूचना प्रौद्योगिकी, ट्रेसेबिलिटी उपकरण इत्यादि सॉफ्टवेयर को डेवलप करना, ये प्रदान किया गया है। इस प्रस्तावित नीति के अनुसार पूंजीगत अनुदान, ब्याज, उत्पादन, बाजार विकास, ब्रांड प्रोत्साहन, मानवीकरण प्रोत्साहन, पेटेंट डिजाइन, पंजीकरण प्रोत्साहन इत्यादि शुल्क इत्यादि की प्रतिपूर्ति की गई है। उत्तर प्रदेश दुग्धशाला विकास दुग्ध उत्पादन प्रोत्साहन नीति 2022 अधिसूचना निर्गत होने से 5 वर्ष तक प्रभावी रहेगी। इसमें हम 10% का जो अनुदान होगा, अधिकतम 5 करोड़ तक का अनुदान देंगे। 10% की लागत पर 5 करोड़ तक उद्यमियों को अनुदान देंगे, क्योंकि 3 जून को उत्तर प्रदेश में ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी हुई थी। उसमें कुछ प्रमुख व्यवसायियों ने डेयरी उद्योग पर पूंजी निवेश करने को कहा है। इसलिए हम पशुपालन विभाग से दुग्ध नीति लाए हैं, जो किसानों के लिए बहुत लाभदायक होगी और प्रदेश की 1 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी को अग्रसर करने में लाभ मिलेगा। धन्यवाद। अभी तक तो बहुत कम सब्सिडी थी, इसलिए 2018 में जो आई थी नीति वो बहुत कम थी। इसको बढ़ाकर हम नए उसके लिए लाए। धन्यवाद। धन्यवाद बहुत बहुत माननीय धर्मपाल जी, माननीय खन्ना जी को। हम लोग आज माननीय योगी आदित्यनाथ जी की अध्यक्षता में जो कैबिनेट की मीटिंग हुई, उसमें जो प्रस्ताव पास हुए, उसमें एक प्रमुख प्रस्ताव है कि उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रिक वाहन विनिर्माण एवं गतिशीलता नीति 2022। हम सब जानते हैं कि हम लोग एयर क्वालिटी इंडेक्स जब बढ़ता है उससे प्रभावित होते हैं, साथ साथ आत्मनिर्भर भारत बनाने की दिशा में हम लोग डीजल और पेट्रोल पर हमारा निर्भरता कम हो, इसलिए इलेक्ट्रिक वाहनों को प्रोत्साहन करने के लिए ये नीति विशेष रूप से आज लाई गई है। इसके जो प्रमुख बिंदु हैं उसमें खास तौर से अगर आप दुपहिया वाहन खरीदेंगे या तिपहिया वाहन खरीदेंगे या चौपहिया वाहन खरीदेंगे, उसके लिए आप लोगों को चार्जिंग स्टेशन पे भी सब्सिडी है, स्वीपिंग स्टेशन पर भी सब्सिडी है, और जहाँ तक स्कूटर मोटरसाइकिल खरीदने के ऊपर जो हमारा इस समय हमने प्रस्तावित किया है, जो आज पास हुआ है, उसमें 5,000 रुपये दुपहिया वाहन के ऊपर सब्सिडी है, तिपहिया पर 12,000, 4 व्हीलर पर 1 लाख रुपए तक और 20 लाख रुपए तक बसों पर, जो निजी बसें हैं उसको खरीदने के लिए। तो ये अपने आप में एक बहुत ही आकर्षक मैं समझता हूँ कि नीति आई है, और इससे प्रदेश में प्रदूषण को कम करने, इलेक्ट्रिक वाहनों को प्रोत्साहन देने और खास तौर से डीजल और पेट्रोल के ऊपर जो हमारी निर्भरता है उसको कम करने में मदद मिलेगी। और ये सबसे ज़्यादा मैं समझता हूँ कि पॉपुलर स्कीम होगी। निश्चित रूप से ये हमारे लिए चार्जिंग स्टेशन हमने जो इस बार रखे हैं वो 2000 चार्जिंग स्टेशन पर, इसमें 10 लाख रुपए तक की सब्सिडी की व्यवस्था है, और स्वीपिंग स्टेशनों के ऊपर 1,000 रुपये 5 लाख रुपए तक की सब्सिडी की व्यवस्था है। इसलिए मैं समझता हूँ कि ये काफ़ी कुछ इस प्रदेश के पहले चरण में हम 17 नगरों में
इसको विस्तारित किया जाएगा और उसके बाद फिर इसके आगे नगरों में भी इसको विस्तारित किया जाएगा। जी हाँ, मिलेगी मिलेगी मिलेगी। रोड टैक्स छूट है 3 साल तक। जो उत्तर प्रदेश में अगर आप पंजीकृत कराओगे रोड टैक्स पर 3 साल तक छूटे मिलेगी, और 3 साल के बाद चौथे और 5वें साल में जो उत्तर प्रदेश में मैन्युफैक्चरिंग होगी उसके ऊपर छूट मिलेगी 100%। आप लगाइए, हम तैयार हैं इसके लिए। इसके अतिरिक्त ये ड्रोन जो उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा अधिसूचित उत्तर प्रदेश स्टार्टअप नीति 2020 के अंतर्गत IIT कानपुर परिसर में ड्रोन तकनीक सेवाओं से संबंधित सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित करने का निर्णय लिया गया है, और ये इसमें 10 करोड़ रुपए तक की आर्थिक सहायता दी जाएगी, और खास तौर से इसके अतिरिक्त यूपीडा के द्वारा 5 करोड़ 30 लाख रुपए की अंशदान भी शामिल है। ये पूरी तरीके से स्टेट प्रोवाइडेड होगा, स्टेट फंडिंग होगी जी, नहीं एक्सक्लूडिंग उसके अलावा। तो 20 करोड़ 30 लाख की है ये सेंटर ऑफ एक्सीलेंस। इसमें 5 करोड़ IIT बियर करेगी और 5 करोड़ 30 लाख यूपीडा देगी। 10 करोड़ जो है वो IT डिपार्टमेंट देगा स्टार्टअप पॉलिसी से। ये एक साल में 20 इस प्रकार के जो स्टार्टअप हैं उसको सहयोग प्रदान किया जाएगा, और 5 साल में 100। तो ये अपने आप में भी इनोवेटिव है। हम जितने भी इनोवेशंस को जो खास तौर से तकनीक के ऊपर आधारित है उनको प्रोत्साहन देने के लिए ये नीति लाए हैं। इसके अतिरिक्त एक वित्त विभाग का है कि उत्तर प्रदेश इनोवेशन फंड की स्थापना। ये भी अपने आप में एक बहुत इनोवेटिव स्टेप है कि अभी तक जो इनोवेशंस तकनीक के आधार पर होते हैं उनके लिए कोई बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस उनको एड नहीं करते, उनको फाइनेंस नहीं करते। हमने एक 400 करोड़ रुपए का एक कॉर्पस फंड बनाया है जिसका विभाग प्राविधिक शिक्षा रहेगा, प्राविधिक शिक्षा जिसका नोडल विभाग रहेगा, और इसमें 2 से 3 साल तक हम जिसमें 3600 करोड़ रुपया अतिरिक्त मार्केट से लेकर इन इनोवेशंस को आगे बढ़ाने की हमारी कोशिश रहेगी। और मैं समझता हूं कि ये भी सबसे ज़्यादा पॉपुलर होगी, क्योंकि अभी तक तकनीक के आधार पर अगर कोई नई खोज करता है तो उसको फाइनेंसिंग की कोई व्यवस्था नहीं थी, इसलिए इसके लिए, और ये मार्केट बेस्ड होगी, ये खास तौर से इक्विटी बेस्ड होगी। अगर इसके ऊपर ज़्यादा जिस प्रकार से हम उनको फैसिलिटेट करेंगे तो उसका उसी अनुपात में उसको रिटर्न भी मिल सकता है। इसमें ये भी अपने आप में बहुत पॉपुलर होगी, क्योंकि बाकी स्टेट्स में काफ़ी कुछ ये पॉपुलर हुई है। अभी तक उत्तर प्रदेश में 6,600 उत्तर प्रदेश में 6,654 स्टार्टअप्स हैं। इसको आने के बाद हम समझते हैं कि ये स्टार्टअप की संख्या भी बढ़ेगी, और हमारा सबसे ज़्यादा फर्क इस बात पर पड़ेगा कि इस तरीके के लोगों को अधिक से अधिक रोजगार मिलेगा। इसके अलावा हमारी एक वस्त्र निर्माण केंद्र के रूप में भी उत्तर प्रदेश में अंदर संभावनाएं बहुत ज़्यादा हैं। उसके संबंध में भी आज एक नीति आई है, उत्तर प्रदेश वस्त्र और गारमेंटिंग पॉलिसी 2022। इसमें भी काफ़ी छूट दी जा रही है लैंड के परचेज पर भी, और वर्किंग कैपिटल के हिसाब से भी इसमें 500 करोड़ रुपए की व्यवस्था है। इसमें टेक्सटाइल और परिधान क्षेत्र में 10,000 करोड़ रुपए के निवेश को आकर्षित करना, 5 लाख व्यक्तियों को रोजगार दिलवाने का, 5 लाख व्यक्तियों को रोजगार का अवसर प्रदान करना, 5 निजी वस्त्र और परिधान पार्कों का निर्माण, हथकरघा और पावरलूम बनकरों को आय में 50% की वृद्धि, पावरलूमों का आधुनिकीकरण और सौर ऊर्जा के माध्यम से उनका संचालन, राज्य के अंदर रेशम धागा उत्पादन में वृद्धि करना। इसमें लैंड के ऊपर तो हमने 25% की सब्सिडी दी है पूरे उत्तर प्रदेश में, नोएडा को छोड़कर। नोएडा में अगर लैंड परचेज करेंगे तो 15%, या तो स्टाम्प ड्यूटी में भी 100% की छूट है, लेकिन इसके लिए बैंक गारंटी होगी। उत्पादन शुरू करने पर ही ये स्टाम्प की शुल्क जो है वो छूट मिल जाएगी।
तो इसको भी प्रोत्साहित करने के लिए उत्तर प्रदेश में पर्याप्त संभावनाएं हैं, क्योंकि हमारे पास रॉ मटेरियल भी है, बिजली भी है, पानी भी है और वर्कर भी हैं उपलब्ध। इसके अतिरिक्त उत्तर प्रदेश में हमारी जनपद बहराइच में एक नई नगर पंचायत का गठन हुआ है, मिहीपुरवा। इसको मिलाकर अब 763 लोकल बॉडीज हमारी हो गई। इसके अतिरिक्त जो सीमा विस्तार हुआ है वो है बरसाना, नगर पंचायत बरसाना जनपद मथुरा का सीमा विस्तार हुआ है। जनपद बहराइच में नगर पंचायत मिहीपुरवा का नया गठन हुआ है। नगर पंचायत भरतकुंड बदरसा जनपद अयोध्या का सीमा विस्तार हुआ है। नगर पंचायत सोबेहा जनपद बाराबंकी के सीमा विस्तार हुआ है। जिला मऊ की नगर पालिका मऊ नाथ भंजन का सीमा विस्तार हुआ है। नगर पालिका परिषद आंवला जिला बरेली में सीमा विस्तार हुआ है। नगर पालिका परिषद नवाबगंज जिला बरेली का भी सीमा विस्तार हुआ है। इनका सीमा विस्तार हुआ है और एक नगर पंचायत नई गठित हुई। नहीं, मैंने बताया ना, मिहीपुरवा बहराइच में मिहीपुरवा नई गठित हुई। जी, सीमा विस्तार तो बताया आपने। बरसाना, भरतकुंड, सोबेहा, मऊनाथ भंजन नगर पालिका परिषद आंवला जिला बरेली, नगर पालिका परिषद नवाबगंज बरेली। आप सभी लोगों को मैं विशेष रूप से धन्यवाद देता हूं कि आप लोगों ने छोड़ दिया। जी हाँ, वो बताएंगे अभी आपको। हमारे बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों को।